Hello all. Today's lesson chapter number 2, structure of atom. Today we are going to start with some basic concepts of atom, structure of atom, and how it is discovered, how it is developed, many kinds of experiments has been taken place. All these, particularly the information, the experiments, practicals, they were taken care. Now, in ancient India or in the world also, many Greek philosophers and Indian philosophers, they were of the view that atoms are fundamentally building blocks of matter. Right. So let us start with that. Right. Many things in ancient India, it is atoms are fundamental building blocks. पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि इंडियन और बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स ऐसा मानते थे कि एटम्स जो है फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स है. एंड द वर्ड पर्टिकुलरली अगर बात करें हम, द वर्ड एटम राइट, द वर्ड जो एटम है वो एक ग्रीक वर्ड पे से आया है, दैट इज अटोमियो. द नेम इज अटोमियो, जिसका मीनिंग होता है विच इज नॉन डिविजिबल, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ऐसा मानने में आया था पहले कि जिसको हम बाद में डिवाइड नहीं कर सकते. पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था. और हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा कि डाल्टन ने जब थियरी ढूंढी, डाल्टन एटॉमिक थियरी जब एस्टेब्लिश्ड हुई, तब ये चीज़ थी कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड फर्दर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड. ओके, सो आफ्टर दैट एटॉमिक डाल्टन्स एटॉमिक थियरी थी वो फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन थियरी थी. फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा हुआ था कि बेस पे ऐसा प्रपोज किया गया कि दिस पर्टिकुलर जो हम मानते हैं कि एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, दैट इज ट्रू. ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, many scientists they have performed many experiments and practicals. On the basis of that, they are on the verge of that, right? उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थियरी आया, हमने वो भी डिस्कस किया था. सो आफ्टर दैट, इन ऑलमोस्ट बोल सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया एंड दे हैड एस्टेब्लिश्ड दैट एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड. Atoms can be divided into their subatomic particles. उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो व्हाट आर दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आपको मालूम है. एक है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन. राइट. अभी इन तीनों की जैसे जैसे इनकी डिस्कवरी होते गई, इलेक्ट्रॉन की हुई, प्रोटॉन की हुई, एंड लेटेस्ट बाय 1931 न्यूट्रॉन की हुई. सो जैसे जैसे इसकी खोज होती गई, सो द मेजर प्रॉब्लम्स फॉर द साइंटिस्ट आर एट दैट टाइम, राइट. सो
प्रॉब्लम्स क्या होते थे तब उनके पास एक बहुत बड़े चैलेंजेस होते थे कि कैसे, सबसे पहला चैलेंजेस ये था कि टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम आफ्टर एवरी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. फर्स्ट वन इज टू अकाउंट the stability of atom after every discovery of सब एटॉमिक पार्टिकल. कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज होती गई तो वो कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या है, प्रोटॉन है तो उसकी स्टेबिलिटी अगर किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो कैसा होगा, तो प्रोटॉन में क्या कौन से नंबर के चेंजेस आएंगे, लाइक दिस. तो उस तरीके की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या थी. दूसरी थी कि टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ द वन एलिमेंट. सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी कि टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट in terms of physical and chemical properties. यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, सपोज एक एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोनों एलिमेंट है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके अंदर कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस तरीके के चेंजेस होंगे, उस तरीके उसका बिहेवियर क्या होगा, ये सब चीज़ है उसमें आएगी. ठीक है. नंबर 3 सबसे बड़ी समस्या ये थी कि टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम. To explain the formation of different kind of molecules by combination of डिफरेंट एटम्स. राइट. एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि जब कोई नया मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा डिफरेंट एटम के साथ, कैसे किया होगा उसने रिएक्शन, कौन से पर्टिकुलर बिहेवियर के साथ वो रिएक्ट करता है, कितने टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ. ऑल दिस थिंग्स have definitely has to be covered into the particular whenever some establishment or somewhere the journal is established. आप कुछ प्रूव करते तो ये सब चीज डेफिनेटली होना चाहिए. एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट टू अंडरस्टैंड द origin and the nature of electromagnetic radiation. The nature of electromagnetic radiation absorb हुआ है और emit हुआ है. By atoms. So to understand the origin and nature of electromagnetic radiation, EMR, absorbed or emitted by atoms, यानी कब क्या होता है, अगर रिएक्शन हो रहा है कोई तो एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगा या फ्यूजन करेगा, साथ होगा या अलग होगा. तो जब साथ होता है या अलग होता है तो कौन से टाइप का रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
या एब्जॉर्ब होता है या उसमें से एमिट होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर कि क्या क्या हो सकता है। सो साइंटिस्ट ने सोचा, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके ऊपर से उसके निष्कर्ष पे पहुंचे और उसके हम बोलते हैं कंक्लूजन पे पहुंचे थे, जिसके ऊपर से मॉडर्न एटॉमिक थियरी है वो एस्टैब्लिश हुई। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। So Dalton's atomic theory at that time, it was able to explain law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion that we had already discussed in chapter 1. But it was failed to explain the results of many experiments. Like, it was known that substance like glass or ebonite, substance like glass or ebonite, when it rubbed with silk or fur, it generates electricity. Yes, आपने कई बार ये ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप विंटर में स्वेटर पहन के जाते हैं, कार की सीट पे बैठे हैं, अगर कार की सीट में से निकलते समय आप अपने डोर पे जब हाथ करते हैं तो थोड़ा सा झटका लगता है, राइट। सो इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा एक एग्जांपल सिंपल कि हम एक प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हैं और जोर से पीछे जोर से तौलिया मारते हैं तो अंदर है वो जनरेट होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक, बाद में कोई आपको टच करेगा तो करके तुरंत आवाज आती है। सो दीज काइंड ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये। तो ग्लास एंड इबोनाइट रब विथ सिल्क ऑफ फर, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, बट एट दैट टाइम ये सब ढूंढा नहीं गया था। तो तब जाके उन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे हुआ कि डिस्कवरी कोई होती है तो कैसे होती है। सो लेट अस स्टार्ट विथ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इन 1830 माइकल फेराडे करके एक साइंटिस्ट था। माइकल फेराडे, उसने क्या बोला कि ही शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, chemical reaction occurred at the electrode. Chemical reactions occurred at the electrodes. ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। दो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें डाल के यहाँ से हमने बैटरी पास करके, राइट, वोल्टेज पास करके किया। ये सिंपल एग्जांपल हमने किया हुआ है और ये 12th में भी वापस डिटेल में आएगा। So first we need to keep in our mind that regarding the behavior of different kind of charged particles, like charges, ये हमको मालूम है मैग्नेट की वजह से जो चार्जेस है वो ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस जो है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो इन mid 1850 Faraday began the study of this electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube. So let us draw one simple एक कैथोड रे ट्यूब, CRT उसको बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब हम ड्रॉ करते हैं। कैथोड रे ट्यूब जो होती है, इट इज मेड अप ऑफ कंप्लीटली ग्लास। यहाँ पे होता है एक मेटल दोनों जगह पे, ठीक है। और ये जो है यहाँ से उसको बाहर वैक्यूम पंप मिलता है, बाहर से
यहाँ पे 2 वैक्यूम पंप। वो क्यों मैं बताऊंगा। ये जो पर्टिकुलर लाइन जाती है यहाँ से, उसको कनेक्ट किया जाता है फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग माइनस प्लस। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल एक। और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सब ब्लू से है, तो ये हो गया एक हाई वोल्टेज। ये हो गया हमारा प्लस, इसको हम एनोड बुलाते हैं। एनोड ऑलवेज इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव रहता है, और इस तरफ जो रहेगा वो रहेगा कैथोड जो निगेटिव रहता है। ओके, तो ये है हमारा सिंपल एक डिस्चार्ज, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, आपकी बुक के अंदर भी है, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए सिर्फ ड्रॉ कर दिया कि कैसे होता है। ओके, अभी इसके ऊपर से समझते हैं कि क्या है। अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास containing 2 metal pieces. One is cathode, one is anode. 2 electrodes are there. And electrical discharge through gases, अंदर जो gases है, it could be observed at very low pressure and high voltages. High voltages and low pressure पे होता है, ठीक है। Okay, and the pressure difference of the gases is adjusted by evacuation of the gases. कि अगर सपोज प्रेशर डिफरेंस आया कोई गैस के अंदर, तो इट हैज टू बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ वैक्यूम पंप। व्हेन सफिशिएंट हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, यहाँ पे अगर सफिशिएंट हाई वोल्टेज अप्लाई होता है, एट दैट टाइम करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। Current starts flowing from cathode to anode. These were called cathode rays. इसको क्या बोलते हैं हम? Cathode rays. And these cathode rays flow of this current further. लेकिन कैसे होता है हमको कैसे मालूम पड़ेगा? So इसके बाद क्या हुआ कि फर्दर जो एक होल करके यहाँ पे पीछे, यहाँ पे पीछे एक लेयरिंग किया गया, अंदर एक मटेरियल डाला गया, राइट। जो मटेरियल था ये, राइट, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जिसमें जिंक सल्फाइड को डाला गया। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल और फ्लोरोसेंट मटेरियल कि एक पर्टिकुलर लेयर पीछे लगाया गया, जिससे क्या होता है कि whenever the gas is passed through it, when this ray strikes it, यहाँ पे अगर स्ट्राइक जब करेंगे तो ब्राइट स्पॉट है एक कोटिंग के ऊपर डेवलप करेगा। यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट है वो डेवलप होगा, राइट। यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा। जैसे ही कैथोड रे यहाँ से पास होकर यहाँ पे जाएगा, ये जिंक सल्फाइड के ऊपर वो स्ट्राइक करेगा, तुरंत ही वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट होगा, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि अंदर कोई पर्टिकुलर चार्ज है वो मूव हो रहा है, या अंदर रे है वो मूव हो रहा है। सो दिस इज सिंपल। एक कैथोड एनोड दो इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर से एक लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, कैथोड टू एनोड माइनस टू प्लस। तो इससे क्या मालूम पड़ा? What are the results? What are the outcomes from this experiment? So let us discuss that outcome. Okay, चलो। First outcome जो मिला, that the cathode rays starts moving. The cathode rays
start moving from कहां से कहां किया, कैथोड टू एनोड. दिस इज फर्स्ट आउटकम मिला. सेकेंड आउटकम हमको क्या मिला कि these rays are not visible by themselves, but their behavior can be observed with the help of phosphorescent material. जैसे हमने जिंक सल्फाइड यूज किया, राइट. सो द रेज आर not visible by themselves, but with the help of phosphorescent material like zinc sulfide, right. Phosphorescent materials like zinc sulfide which glow when heat by them. जैसे उसको हीट करेगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा. सो दिस इज द सेकंड आउटकम. थर्ड है वो इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट ये है कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दूसरा क्या जनरेट होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के एब्सेंट में, राइट. द बिहेवियर ऑफ दिस रेज, they travel in the rays travel in straight line, right. These particular the rays travel in straight line, वो straight line में travel करते हैं. Now नंबर 4 आउटकम, ये एब्सेंस की बात हुई. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, the behavior of cathode rays are similar. Cathode rays behavior are similar to negatively charged particles. क्या बोलते हैं हम उसको, that is called इलेक्ट्रॉन. बाद में उसको बोला गया इलेक्ट्रॉन. यानी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड रेज बिहेवियर इज जस्ट सिमिलर टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. एंड लास्ट फिफ्थ वन, दैट इज fifth one, the characteristics of these cathode rays, electrons, they do not depend upon, right, characteristic of cathode rays, और जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, right, they do not depend on nature of gas present in the cathode ray tube,
nature of gas present in cathode ray tube, and second one that material of the electrodes, कौन सा मटेरियल है वो, इन दोनों के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है. Right? Nature of gas present in cathode ray tube and material of the electrodes. Right? So, thus, after this, we can conclude it that the electrons are basic constituent of matter. ओके, 5 हुए. एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं. द कैथोड रे स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, नाम के ऊपर से याद रह जाएगा. सेकेंड वन, रेज आर नॉट visible by themselves, right? But when it comes into the contact with zinc sulfide, cathode to anode, which glows it. In absence of magnetic field and electrical field, the rays travel in straight line. In presence of electrical and magnetic fields, the cathode rays behavior is just similar to the negatively charged particles, that is called electron. And fifth one, the characteristic of cathode rays or electrons, they do not depend on nature of the gas present into it, CRT में कौन सा gas है वो, और material of the electrodes. So these are the 5 outcomes or results, and from which we can say that the electrons are basic constituent of matter. Okay, that's it. This is very small topic, first introduction part of chapter 2, structure of atom. Right? You just go through the assignment, and if you need any help, you can very well message me. Right? Thank you very much. Stay at home, and be safe. Thank you very much.